हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन टॉपिक। चाहे आप लखनऊ से देख रहे हो, कानपुर से देख रहे हो, प्रयागराज से देख रहे हो, आप तीनों यूनिवर्सिटीज का कॉमन टॉपिक है आर्थिक विकास के साधन के रूप में शिक्षा। अगर मैं बात करूं पेपर की, तो अकॉर्डिंग टू कानपुर ये पेपर सेकंड है और अकॉर्डिंग टू प्रयागराज और लखनऊ जो पेपर फर्स्ट है, उसी के साथ आपका सामाजिक प्रिपरेशन कंबाइन है। लेकिन टॉपिक ये तीनों में आपका कॉमन टॉपिक है। ठीक है, तीनों यूनिवर्सिटीज का कॉमन टॉपिक है आर्थिक विकास के साधन के रूप में शिक्षा, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में शिक्षा किस तरीके से अपना योगदान देती है। इस चैप्टर में आपको वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास में एंड तक बने रहिएगा। चलिए बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले ये मान के चलिए कि इस पूरे चैप्टर में हम शिक्षा के इंपॉर्टेंस को समझेंगे, शिक्षा की महत्ता को समझेंगे, उसकी उपयोगिता को समझेंगे कि आखिर शिक्षा किस किस तरीके से हमारी हेल्प करती है। प्यारे दोस्तों, एजुकेशन ऑफ लाइफ यानी शिक्षा जीवन के लिए। हालांकि ये जो पहले मेरी बात को थोड़ा समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। जैसे कहा गया है एजुकेशन ऑफ लाइफ यानी शिक्षा जीवन के लिए, ये नारा यथार्थवाद का है। लेकिन आज के अगर पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो ये बिल्कुल सही है। शिक्षा का प्रयोग बौद्धिक विकास, बौद्धिक शक्तियों के विकास के लिए होता है। शिक्षा का प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं? बौद्धिक विकास के लिए, है ना, चरित्र निर्माण के लिए, व्यक्तित्व का विकास करने में शिक्षा योगदान देती है। स्वयं को जानने पहचानने अर्थात बालक का सर्वांगीण विकास के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? शिक्षा का। पुराने समय में, प्राचीन काल में जो शिक्षा थी उसको अवकाश का सदुपयोग करने की सामग्री माना जाता था, है ना, कि जो खाली समय है उसका कैसे सदुपयोग किया जाए। शिक्षा के लिए ही प्राप्त की जाती थी। परंतु तब भी यदि हम विचार करें तो व्यवसाय का प्रशिक्षण सदैव आर्थिक विकास की ओर ही लेकर के जाता है। अब आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास के अर्थ को समझते हैं, इसकी परिभाषा को समझते हैं। आर्थिक विकास से सामान्यतः तात्पर्य है कि कोई देश या समाज अपने बहुमुखी विकास की योजनाओं और देश की आवश्यकताओं की पूर्ति में जो धन खर्च करता है, उस धन की मात्रा उसके आर्थिक विकास का प्रतीक होती है। क्या समझे आप? आप ये समझे कि जैसे कोई भी देश हो, ठीक है, या कोई भी समाज है, वो अपने बहुमुखी विकास की योजनाओं, अपने हर तरीके का विकास अगर वो करना चाहता है तो उसकी योजनाओं और जो देश की आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसमें जो भी धन खर्च होता है, उस धन की मात्रा उसके आर्थिक विकास का प्रतीक होती है। देश के प्रत्येक व्यक्ति की औसत आय यदि इतनी है कि व्यक्ति बिना तनाव और संघर्ष के अपनी सभी मूलभूत और सामयिक आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है, तो उस देश की आर्थिक स्थिति ठीक कही जा सकती है। यानी कि किसी भी देश का अगर प्रत्येक व्यक्ति की आय इतनी है कि वो अपनी जितनी भी उसकी ज़रूरतें हैं वो आसानी से पूरा कर लेता है, अपनी बढ़िया ज़िंदगी जी रहा है, मौज मस्ती में खा पी रहा है, उसकी जो भी दैनिकचर्या या जो भी उसकी मूलभूत आवश्यकताएं वो खटाखट पूरी हो रही हैं, यानी कि देश वो ठीक है, या वो समाज ठीक है जिस समाज के लोग आराम से रहते हैं, उनकी कोई आर्थिक तंगी नहीं है। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि वह समाज ठीक है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शाब्दिक अर्थ में अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया नहीं, हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए और कानपुर यूनिवर्सिटी के लिए पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे नोट्स पढ़ेंगे डेफिनेटली बहुत अच्छा कर पाएंगे। हमारे नोट्स लेने के लिए आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9628182649। ठीक है, कंप्लीट नोट्स की फीस 300 होती है। हमारे नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है, बाहर से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पूरा हम कंप्लीट कराते हैं। ठीक है, नोट्स आपको तुरंत फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। चलिए बात करते हैं, तो जो नंबर दिया गया है इस पर आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं डिटेल में। शाब्दिक अर्थ में अगर हम बात करें तो आर्थिक विकास दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन से दो शब्द है वो? एक तो आर्थिक और दूसरा विकास। देखिए, हमारी क्लास को बहुत ही इंटरेस्टेड तरीके से पढ़ा करिए, साथ में याद हो जाता है। आर्थिक विकास दो शब्दों से बना है, एक तो आर्थिक हो गया, दूसरा विकास हो गया।
आर्थिक का क्या अर्थ होता है? देखिए, आर्थिक का अर्थ होता है धन से रिलेटेड, धन से संबंधित। और विकास शब्द विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न अर्थ देने वाला होता है। देखिए, विकास तो हर जगह अपना अलग अलग अर्थ देता है। विकास आर्थिक वृद्धि को इंगित करता है कि आर्थिक वृद्धि अगर हो रही है तो इसका मतलब है विकास हो रहा है। आर्थिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन अगर ठीक हो रही है इसका मतलब उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। तो कभी आधुनिक मूल्यों और प्रवृत्तियों को ग्रहण करने की शक्ति की ओर ये जो है इंडिकेट करता है। कभी कभी विकास शब्द ऐसे समाज का वर्णन करता है जो समानता व सामाजिक न्याय की ओर बढ़ रहा है। ऐसा समाज जो समानता की ओर बढ़ रहा है, जो सामाजिक न्याय की तरफ बढ़ रहा है, जो ग्रोथ कर रहा है, इसका मतलब है उस समाज में डेवलपमेंट हो रहा है। तो विकास जो है इसका हर जगह अलग अलग अर्थ होता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। और आर्थिक जो वर्ड है ये तो सिंपल वर्ड है, इसका मतलब ही हो गया धन से रिलेटेड। सामान्यतः किसी भी देश अथवा राष्ट्र के आर्थिक विकास से तात्पर्य उसकी आय की उत्तरोत्तर वृद्धि से लिया जाता है, जिसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मापा भी जा सकता है। तो ये इसका हमने क्या समझ लिया, ये इसका अर्थ समझ लिया। और समझते हैं किसी देश अथवा राष्ट्र के आर्थिक विकास से तात्पर्य उस देश की प्रति व्यक्ति आय में निरंतर होने वाली वृद्धि है। देश का आर्थिक विकास हो रहा है यानी कि उस देश के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है। अगर हम कहें कि हमारे भारत का विकास हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति की आय में निरंतर वृद्धि हो रही है, जबकि ऐसा है नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब उदाहरण, जैसे अगर कोई समाज है, ठीक है, अगर वो अच्छी उन्नति कर रहा है तो इसका मतलब है कि उस समाज के हर एक व्यक्ति की उन्नति हो रही है और उसका डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि उसकी आय भी बढ़ रही है, तभी तो ग्रोथ कर पाएगा। उसके परिणाम स्वरूप उसके नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने से होता है। मॉयर एवं बॉल्डविन के अकॉर्डिंग कहा गया है, आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आर्थिक व्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घ काल में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास का अर्थ है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन आना, अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन होना, जनता का उच्चतर जीवन स्तर होना, उसकी मान्यताओं और दृष्टिकोणों में परिवर्तन होना, देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होना और मानव का सर्वांगीण विकास होना ही क्या है, आर्थिक विकास है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब हम बात करेंगे आर्थिक विकास के कुछ निर्धारक तत्व होते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसको समझते हैं क्या है, देखिएगा। आर्थिक विकास राष्ट्रीय उत्पादन, आय और व्यय, यानी कि जो भी इनकम है, जो भी खर्च है, उसकी क्षमता के आधार पर टिका होता है। आर्थिक विकास क्या है, जो आर्थिक विकास है वो राष्ट्रीय उत्पादन, आय और व्यय, इनकी क्षमता के आधार पर टिका होता है। इसमें व्यक्तिगत रूप से समाज के सदस्यों की आर्थिक स्थिति कैसी है, उनका रहन सहन का स्तर क्या है, शिक्षा की गुणवत्ता कैसी है तथा काम करने के तौर तरीके की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें इंक्लूड होती है, शामिल होती है। ठीक है, आपको बताते चलें कि जिस समाज के लोग सद्गुणी होते हैं, सदाचारी होते हैं, विवेक होता है, जिनके पास बुद्धि होती है, जो शिक्षित होते हैं, परिश्रमी होते हैं, वहां की आर्थिक स्थिति भी निश्चित रूप से मजबूत होती है, अच्छी होती है। भाई, जब समाज के लोग सद्गुणी हैं, सदाचारी हैं, उनके पास बुद्धि है, दिमाग है, मेहनती हैं, शिक्षित हैं, तो क्यों नहीं उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, है ना। इन सभी सामाजिक गतिविधियों को वास्तविकता में विकास की राह तक पहुंचाने में कुछ महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व दिए गए हैं, इनकी हम बात करते हैं। ठीक है, समझिए, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। आगे बात करते हैं, समझ देखिए, कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट का दिल से स्वागत करते हैं हम। ठीक है, क्योंकि आपकी राय जानना बहुत जरूरी होता है। अगर अच्छी क्लास है, अच्छा कमेंट दीजिए, अगर कहीं पे कोई डाउट लग रहा है, कोई दिक्कत है, तो वो बात अपनी कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, चलिए, राज्य की राजकोषीय नीति देखिए। नंबर 1 तो इसमें यह है कि राजकोषीय नीति के माध्यम से क्या होता है कि सरकार जो है वो अपनी अर्थव्यवस्था को एक निश्चित दिशा में और स्थायित्व प्रदान करने के लिए राष्ट्र के आर्थिक विकास की ओर कदम भी बढ़ा पाती है। ये राजकोषीय नीति होती क्या है? राजकोषीय नीति वो नीति है जिसके अंतर्गत सरकार अपने आय, क्या राजकोषीय नीति वो है जिसके अंतर्गत सरकार जो है वो अपने आय और व्यय को इस प्रकार प्रयोग करती है कि राष्ट्रीय आय
उत्पादन और रोजगार पर उसका वांछित प्रभाव पड़ सके और इन पर पड़ने वाले अवांछनीय प्रभावों को भी रोका जा सके। तो इस प्रकार राजकोषीय नीति जो है के माध्यम से सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को एक निश्चित दिशा देती है। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा जनसंख्या को लेकर के है। जनसंख्या, जिसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, किसी भी देश की आर्थिक विकास की प्रक्रिया कैसी है? तो उसकी आर्थिक विकास की प्रक्रिया जनसंख्या की समानुपाती होती है। किसी भी देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया क्या होती है? जनसंख्या की समानुपाती होती है, ऐसा कहा गया है। जनसंख्या जितनी अधिक होगी उतने ही अधिक उद्योग धंधे लगेंगे और उतने ही अधिक आर्थिक विकास भी होता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन परंतु ऐसा तभी होगा जब जनसंख्या उत्पादन और आर्थिक विकास में सहायक होगी। जब क्या होगा? जब जनसंख्या जो है वो उत्पादन और आर्थिक विकास में हेल्पफुल होगी, तभी ऐसा हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि मनुष्य ही आर्थिक क्रियाओं का साधन और साध्य माना जाता है। तकनीकी कुशलता की बात करें, टेक्निकल स्किल की बात करें, तो इसमें है आर्थिक विकास उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। भाई जिस तरीके का उत्पादन होगा उसी तरीके का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता चला जाएगा और उत्पादन की मात्रा तकनीकी शिक्षा प्रदत्त कुशलता पर निर्भर करती है। इसीलिए तकनीकी ज्ञान द्वारा देश के आर्थिक विकास में वृद्धि मिलती है। इसलिए यह आवश्यक है कि जो हमारी टेक्निकल स्किल है, जो तकनीकी शिक्षा है, उसका समुचित तरीके से विकास किया जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम, जो अगला तत्व है पूंजी की बात करेंगे, जिसको कैपिटल कहते हैं। पूंजी किसी भी उद्योग और उत्पादन का आधार है। पूंजी क्या है? किसी भी उद्योग और उत्पादन का आधार कौन है? पूंजी है। ठीक है, किसी भी देश के आर्थिक विकास का मेरुदंड भी पूंजी ही है। पूंजी निर्माण के लिए बचत का संग्रह और वितरण के लिए देश में वित्तीय संस्थाओं की स्थापना और देश की वित्तीय संस्थाओं के द्वारा पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन के लिए बचत का विनियोग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पूंजी उत्पादन अनुपात यानी कि कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है? पूंजी वह धन होता है जिसे धन का स्वामी अपने उद्योग और व्यापार की स्थापना के लिए निवेश करता है। समझ गए? पूंजी क्या है? पूंजी वह धन होता है जिसे धन का जो स्वामी होता है वो अपने उद्योग और व्यापार की स्थापना के लिए निवेश करता है उसको, और बाद में उसे लाभ के रूप में अर्जित भी करता है। बेहतर लाभ प्राप्त करने के लिए किसी निश्चित मात्रा की पूंजी से अधिक उत्पादन करना भी आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है संगठन नीति और विशिष्टीकरण। इसको इंग्लिश में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी एंड स्पेशलाइजेशन कहते हैं। उत्पादन के साधनों को उचित संगठन आवश्यक है। उत्पादन के साधनों का उचित संगठन आवश्यक है। इससे उत्पादकता में वृद्धि होती है और सभी साधनों का संतुलित नियोजन, श्रम का विभाजन और विशिष्टीकरण आर्थिक विकास को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, आज का और इसका लास्ट पॉइंट है संसाधनों का समुचित प्रयोग, प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेस। जो भी रिसोर्सेस है उनका प्रॉपर यूज भी तो आवश्यक है आर्थिक विकास के लिए। आर्थिक विकास की गति को तीव्रता प्रदान करने के लिए, तीव्र करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाना आवश्यक है। जो भी उपलब्ध संसाधन है आप उनका उचित प्रयोग करें। आर्थिक विकास के क्षेत्रों में दो प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है। पहला वो संसाधन जो मानव है। मानव में हमारे सारे कर्मचारी आ जाते हैं, चाहे वो कोई छोटा हो बड़ा हो। यदि वो मानव है तो मानव संसाधन कहलाएगा। और दूसरा भौतिक सुविधाएं हो गई, उपकरण हो गए, अन्य वस्तुएं जो भी हैं वो सभी आपकी जो है क्या है आर्थिक विकास में हेल्प करती हैं। ठीक है, वो भौतिक संसाधन हो गए। मानव जो है वो क्या हो गया? मानव संसाधन हो गया। ठीक है, तो ये सभी चीजों का अगर आप उचित रूप से समुचित प्रयोग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। अब देखिए इसको हमने ये क्या था, हमने ये आर्थिक विकास के कुछ निर्धारक तत्व थे जिनको हमने समझा। अब हम बात करेंगे आर्थिक विकास में शिक्षा अपना किस तरीके से रोल प्ले करती है। रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चलिए इसको समझते हैं। देखिए शिक्षा आर्थिक विकास को कई प्रकारों से प्रभावित करती है।
पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा, निर्धारक तत्व, उसके बारे में बात करें कि आर्थिक विकास के जो हमने अभी आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व पढ़े, उनसे ये क्लियर है कि कोई भी देश हो या कोई भी राष्ट्र है, उसका आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधनों और मानव संसाधन दोनों पर निर्भर करता है ना। और इन दोनों में भी प्राकृतिक संसाधनों की अपेक्षा जो मानव संसाधन है उन पर अधिक निर्भर है, ठीक है। और मानव संसाधनों का विकास शिक्षा पर निर्भर करता है। भाई अगर शिक्षा अच्छी होगी तभी मानव संसाधनों का विकास हो पाएगा। तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि किसी भी देश या राष्ट्र के आर्थिक विकास में शिक्षा की क्या है, अहम भूमिका है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एजुकेशन। शिक्षा के द्वारा ही किसी देश राष्ट्र के नागरिकों की क्षमता, योग्यता, निपुणता में जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट किया जाता है, उन्हें उत्पादन के क्रय और विक्रय में जितना अधिक निपुण किया जाता है, उस देश के जो भी देश है या राष्ट्र है उसका आर्थिक विकास उतना ही अधिक तेजी से होता चला जाएगा। शिक्षा आर्थिक विकास को कई प्रकार से प्रभावित करती है। जैसे कैसे कैसे करती है? शिक्षा द्वारा तकनीकी क्षेत्र में क्रांति लाई जा सकती है, ठीक है, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ती है और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि होती है। भाई जब आप लोगों को स्किल सिखा देंगे, लोग स्किल अच्छी स्किल से सीख जाएंगे, बढ़िया काम करेंगे, तो डेफिनेटली आपका जो भी काम है ग्रो करेगा और आर्थिक विकास होगा, है ना। जो इकोनॉमिक कंडीशन है अच्छी हो जाएगी। शिक्षा श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करने की दिशा में उन्हें व्यावसायिक ज्ञान प्रदान करती है। भाई किसी भी काम को एक होता है हार्ड तरीके से करना, एक होता है स्मार्ट तरीके से करना। जब व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो वो स्मार्ट तरीके से काम करता है, जिससे कार्य में कुशलता मिलती है, सफलता मिलती है, काम जल्दी होता है, अच्छे तरीके से हो सकता है। शिक्षा प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग कर आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। शिक्षा ही श्रम के दो उपादानों, श्रम और उद्यमशीलता को विकसित होने के अवसर भी उपलब्ध कराती है। शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से यह राष्ट्रीय आय में वृद्धि कराती है और परोक्षतः व्यक्ति के व्यक्तित्व और योग्यताओं का भी विकास करती है। शिक्षा किसी भी राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास का संवर्धक है, प्रमोटर है। शिक्षा द्वारा ही सामाजिक बदलाव संभव हो पाता है। अगर आप समाज में बदलाव लाना चाहते हैं तो शिक्षित करना आवश्यक है, लोगों को शिक्षा देना आवश्यक है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति के सोचने के तरीके, उसका व्यवहार, उठना बैठना, समाज में समायोजन करना, हर तरीके से उसमें बदलाव आ जाता है। उसमें परिवर्तन आने से देश आर्थिक संपन्नता की ओर बढ़ सकता है, ठीक है। तो किसी भी देश के आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था में शिक्षा सिर्फ उपभोक्ता वस्तुओं को की बजाय सभी क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने में सहायक होती है। चलिए आगे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। शिक्षा एक विनियोग के रूप में कैसे है, देखिएगा। शिक्षा एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट, देखिएगा, शिक्षा एक विनियोग के रूप में, एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट। जब धन को किसी काम में इस उद्देश्य से लगाया जाता है कि भविष्य में उससे और अधिक धन प्राप्त हो, तो उसे निवेश या विनियोग कहते हैं। जब हम अपना धन, अपना पैसा कुछ इस उद्देश्य से लगाते हैं कि अभी अगर हम इतना धन लगा रहे हैं, 50,000 लगा रहे हैं, तो आने वाले समय में हमें 50 का 70,000 मिलेगा, तो ये आपका निवेश कहलाएगा, ये आपका विनियोग कहलाएगा, ठीक है। और अधिक धन हमें जितना हमने लगाया उससे हमें और अधिक मिलेगा, तो ये निवेश कहलाएगा, ठीक है, विनियोग कहलाएगा। तो शिक्षा यहाँ पे एक विनियोग के रूप में कैसे है? शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति की धनोपार्जन की क्षमता में विकास होता है। भाई शिक्षा के माध्यम से जो व्यक्ति शिक्षित है, आज वही अच्छा खासा पैसा कमा सकता है, जिसका प्रयोग वह अपने भावी जीवन में करता है। इस दृष्टि से शिक्षा पर किया गया खर्च अपने आप में ही एक विनियोग है। किसी भी बच्चे को, मान लीजिए आप घर में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो उस पर कितना पैसा लगा रहे हैं, बहुत पैसा खर्च हो रहा है पढ़ाई में, लेकिन वो आप एक निवेश कर रहे हैं ना। वही बच्चा आगे चल के जब आपको महीने का लाख कमा के देता है ना, तो कितना आपने लगाया उसका आपको दुगुना, तिगुना, 4 गुना मिलने लगता है। तो ये क्या है, ये आप एक निवेश कर रहे हैं, ये आप विनियोग कर रहे हैं, बच्चे के ऊपर निवेश कर रहे हैं, जो आपको आने वाले समय में उसका फल मिलता है। शिक्षा के दूसरी बात यह है कि यूं तो मनुष्य की शिक्षा जीवन भर चलती रहती है, हम लोग जीवन भर सीखते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे शिक्षा का मतलब, शिक्षा से तात्पर्य केवल उस औपचारिक शिक्षा से है जिसका नियोजन राज्य अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करता है। इसमें आपकी मुख्य सामान्य शिक्षा हो गई, विशिष्ट शिक्षा हो गई, सतत शिक्षा हो गई। तो इस तरीके से शिक्षा के विनियोगी तत्वों पर शिक्षा अर्थशास्त्रियों के अनुसंधानों द्वारा
अनेक निष्कर्ष निकलते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं जिनको हम समझते हैं। नंबर 1, शिक्षा पर जो कुछ भी खर्च होता है, जो कुछ भी व्यय होता है, उससे बालकों की तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और उन्हें पर्याप्त अवसर प्राप्त होते हैं। यह शिक्षा व्यय के उपभोगी तत्व कहलाता है। शिक्षा स्वयं एक विनियोग है। क्या है? शिक्षा स्वयं एक विनियोग है। किसी भी व्यवसाय में अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति कम पढ़े लिखे व्यक्ति की तुलना में अधिक कुशलता से काम करता है। कौन? अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति किससे? कम पढ़े लिखे व्यक्ति से। क्या करता है? अधिक कुशलता से काम करता है और अधिक धन उपार्जन भी करता है। वे शिक्षित व्यक्ति है, ज़्यादा पैसा कमा रहा है। अनपढ़ व्यक्ति बेचारा दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करके 100-150 रुपये कमाता है। इस प्रकार व्यक्ति की शिक्षा पर जो कुछ भी खर्च होता है, व्यय होता है, उसका उसे प्रतिफल प्राप्त होता है। जो भी खर्च जो व्यय की अपेक्षा अधिक होता है, जो हमने खर्च किया उसकी अपेक्षा हमें अधिक मिला, इसलिए व्यक्ति की शिक्षा पर किया गया खर्च अपने आप में ही एक विनियोग है, निवेश है। उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति नए विचारों और साधनों को ग्रहण करने के लिए तत्पर रहता है कि हम अब पुराने विचारों को छोड़ें, पुराने साधनों को छोड़ें, हम नए विचारों को गेन करें, उनको एक परिवर्तन लाएं। उसमें नए विचारों और साधनों को ग्रहण करने की शक्ति भी अपेक्षाकृत अधिक होती है। परिणामतः वह निरंतर आर्थिक प्रगति करने में सक्षम होता है। इस दृष्टि से भी शिक्षा स्वयं में एक विनियोग है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हुई अत्यधिक प्रगति का सीधा संबंध भी अर्थोपार्जन से है। कृषि से संबंधित ज्ञान रखने वाला व्यक्ति एक सामान्य कृषक से बहुत अधिक उत्पादन करता है। कृषि से संबंधित ज्ञान रखने वाला जो व्यक्ति है वो एक सामान्य किसान से बहुत अधिक उत्पादन करता है। एक किसान जो अशिक्षित है, दूसरा किसान जो पढ़ा लिखा है, जो शिक्षित है, डेफिनेटली वो पढ़ा लिखा किसान अनपढ़ किसान से बेहतर कमाएगा, उससे ज़्यादा उत्पादन कर सकता है। इनकी शिक्षा पर किया गया खर्च स्वयं में एक निवेश है। व्यक्ति की शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय से व्यक्ति की स्वयं की आयु भी प्रभावित होती है, क्योंकि साधारण प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति की अपेक्षा डिप्लोमाधारी व्यक्तियों को अधिक वेतन मिलता है। इससे स्पष्ट है कि शिक्षा पर किया जाने वाला खर्च स्वयं में ही एक विनियोग है। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझेंगे अगला पॉइंट की जो शिक्षा है वो मानव मूलधन के रूप में कैसे। हमने अभी समझा शिक्षा एक आर्थिक विकास में कैसे हेल्प करती है, आर्थिक विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है। फिर हमने समझा कि शिक्षा एक विनियोग के रूप में कैसे काम करती है। अब हम क्या समझ रहे हैं, शिक्षा मानव मूलधन के रूप में कैसे काम करती है, ह्यूमन कैपिटल के रूप में। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, बस उसके बाद क्लास एंड हो जाएगी। चलिए, तो हमारे जो ये नोट्स होते हैं ना, आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को नोट्स देते हैं, बाकी स्टूडेंट्स हमारे वीडियो से पूरी हेल्प लेते रहें। ठीक है, चलिए, तो एजुकेशन एज अ ह्यूमन कैपिटल, शिक्षा कभी भी समाप्त न होने वाला धन है। अंग्रेजी शब्द कैपिटल का अर्थशास्त्र में अर्थ होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन। ये वो धन होता है जिसके विनियोग से कोई मनुष्य अधिक धन अर्जित करता है, जिसके विनियोग से कोई मनुष्य अधिक धन अर्जित करता है। सामान्यतः कोई मनुष्य किसी उद्योग या व्यवसाय में जितना अधिक मूलधन लगाता है उसे उतना ही अधिक लाभ होता है। मतलब जितना ज़्यादा पैसा लगाएंगे आपको उतना ही ज़्यादा आप उससे गेन कर पाएंगे, आपका उतनी ही इनकम हो जाएगी। जो मनुष्य जितना अधिक शिक्षित होता है उसके पास जितनी अधिक शैक्षिक उपलब्धियां होती हैं, जितनी अधिक उसमें योग्यता और क्षमता होती है, और वो अपनी योग्यताओं और क्षमताओं का जितना अधिक प्रयोग करता है उसे उतना ही अधिक आर्थिक लाभ होता है। क्या समझा? कोई व्यक्ति जितनी ज़्यादा शैक्षिक उपलब्धियां होंगी, जितनी अधिक उसमें योग्यता होगी, जितनी क्षमता होगी, ठीक, और फिर वो अपनी इस योग्यता और क्षमता का जितना अधिक प्रयोग करेगा उतना अधिक आर्थिक लाभ उसको होगा। इसी आधार पर शैक्षिक अर्थशास्त्र में शिक्षा को मानव मूलधन कहा जाता है। बात आपके समझ में आई? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है शिक्षा से मनुष्य को 3 प्रकार से लाभ होता है। शिक्षा से क्या होता है? मनुष्य को 3 प्रकार के लाभ होते हैं। शिक्षा द्वारा मनुष्य को मानसिक संतुष्टि होती है, समाज में उसको सम्मान और आर्थिक लाभ भी मिलता है। इसमें भी कुछ शिक्षा ऐसी होती है जिससे मनुष्य को केवल मानसिक संतुष्टि मिलती है, जैसे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति द्वारा प्राप्त लाभ। ठीक है, तो ये क्या शिक्षा, ऐसी शिक्षा हुई जिससे हमें सिर्फ मानसिक संतुष्टि हासिल हुई। कुछ शिक्षा ऐसी होती है जिसमें मनुष्य को मानसिक संतुष्टि के साथ साथ
समाज में सम्मान भी मिलता है। जैसे विषय विशेष में उच्च योग्यता प्राप्त करने से विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके संतोष प्राप्त करना और समाज में सम्मानित होना। अगर आपने किसी विषय विशेष में उच्च योग्यता हासिल कर ली है तो उससे आप अपने आप ही सेटिस्फाई होंगे, विशिष्ट ज्ञान भी आपको मिल जाएगा, समाज भी आपका सम्मान करेगा। तो ये ऐसी शिक्षा हो गई, ठीक है। और कुछ शिक्षा ऐसी भी होती है जिससे मनुष्य को उपरोक्त तीनों लाभ प्राप्त होते हैं। इस शिक्षा को ही मानव मूलधन कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, यूपी टेट का एग्जाम आपका आने वाला है। स्मार्टर एवरीडे 2.0 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी मैंने पिन कर दिया है। उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां से हम लोग यूपी टेट की बेहतरीन तैयारी करेंगे। एग्जाम आपका जल्दी आने वाला है, ठीक है। बाकी बीएड कंटिन्यू पढ़ते रहिए, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। अगला चैप्टर हमारा कल हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। एक दिन में एक चैप्टर हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। अगर नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं तो जो नंबर मैंने दिया है उस पर मैसेज करके नोट्स आप ले सकते हैं।